रहमान रहीम. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. I welcome you all on this second session of CAF 3 Business Law. This is second session of 5 planned sessions from 6th February to 10th February. Today is 7th February. This planned session is from 6 p.m. to 9:30 p.m. with suitable breaks which will be announced in the session. All these sessions are being attended in person at all ICAP houses, Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala and Peshawar. These sessions are also available live on ICAP's Facebook page, namely icap.ca students. This is a dedicated page for CA students, The students who are attending the session on Facebook can ask their questions in the comment section, and sir has kindly agreed that he will reply all the questions in the comment section and even on WhatsApp and emails. The material which will be used today will be available in the comment section of this video on Facebook page. You can download it and use it. It's a matter of pride to share that yesterday the live viewers of yesterday's class session were over 700 students. This was first time in the ICAP history that these much students attended a live session, and credit goes to sir, and please give him a big round of applause. We are blessed that we have Sir Syed Atif Hassan Abidi for these sessions with us. There are many definitions of a passionate teacher, and I can proudly say that he satisfies all those definitions of a passionate teacher. Please welcome Sir Syed Atif Hassan Abidi. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वो अनायत साहब की बात को ज़्यादा दिल पे नहीं ले रहा, वो खुद अच्छे आदमी हैं तो वो ज़रा बाकियों की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं या अच्छे तरीके से। इन सारे सेशंस की कामयाबी के पीछे बेसिकली जो असल हाथ है वो आईकैप की यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पे नायत साहब जिन्होंने पर्सनली बीच में इसमें इन होके, प्लस ये सारे लोग जिनको हम रात देर तक तंग कर रहे होते हैं। अनाउंसमेंट 9:30 की होती है लेकिन हम 10 बजे तक जाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें ये सारा क्रेडिट। और दूसरा यही है कि अगर ये इनिशिएटिव नहीं भी लेते तो भी अगेन आईकैप अपने बाकी सारे काम तो कर ही रहा था, बट आउट ऑफ द वे जाके ये इनिशिएटिव लेके डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को उसको रिले करना, और फिर इस दफ़ा टेक्नोलॉजी और वो सारी सपोर्ट भी आईटी की टीम की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से एक बड़ा अच्छा लेक्चर रिले हो रहा है। यहाँ स्क्रीन की क्वालिटी, फिर जो नेट पे मैंने कल देखा है तो फेसबुक लाइव पे इतनी अच्छे तरीके से वीडियो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी कि जो इतनी अच्छी रिले हुई हुई है, जिसकी इतनी अच्छी क्वालिटी। तो यही वजह है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो फिर जब वहाँ देखा कि वहाँ इतनी अच्छी रिसेप्शन मिल रही है तो फिज़िकल के बजाय ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन को चूज़ किया। और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है, जैसे नायत साहब बता रहे थे कि हिस्टोरिक एक अच्छा नंबर नज़र आया कि जो स्टूडेंट्स लाइव एट एनी गिवन टाइम आए वो 700 प्लस थे माशाल्लाह से। तो ये आप लोगों की एक भरपूर सपोर्ट है कि अब जब आईकैप ने आप लोगों के लिए काम किया है तो आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, और साथ साथ फिज़िकली लाइव जिस भी मोड में आ रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। जितना ज़्यादा हम एनकरेज करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को उतना एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, और आईकैप जो हमारे लिए सारे काम कर रहा है उनको भी अच्छा लगेगा इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने में। तो ऐसे में इन एक्टिविटीज़ को हमेशा जब भी आईकैप के पैनल से ऐसी एक्टिविटीज़ हो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें, सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी किसी भी टाइम पे, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहें। और अनायत साहब जो है वो जब से आए हैं तब से तो माशाल्लाह से इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसमें वाकई एक जेन्युइन क्रेडिट जो है उनको जाता है। तो एक दफ़ा अगर उनके लिए क्लैप, क्योंकि हम सब लोगों ने आईकैप को एक विलन के तौर पे ही देखा है ज़्यादातर, ये बड़ा प्रॉब्लम है।
तो आईके वाले इतने बुरे भी नहीं होते और आईकेप में सारे लोग भी बुरे नहीं होते। अगेन हमारी दुश्मनी किसी और से होती है और गुस्सा किसी और पे निकलता है, तो ऐसा नहीं है। सपोर्ट का फंक्शन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव सेट अ स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो पास नहीं करेंगे, ये उनका एक रूल है और वो हमारे लिए ही अच्छा है कि वो चाहते हैं कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे जाएं। अब ऐसे में बीइंग स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी कुछ परेशानियां होती थी, आप लोगों को भी काफ़ी दफ़ा गमो गुस्से का आप इजहार करते हैं, बट अगेन सीए में ये सोच के आए थे कि यहाँ पे फेलियर भी होता है, ये सोच के आए थे कि यहाँ जब तक बहुत एफर्ट नहीं करेंगे पास नहीं होगा। तो खुदा ना खास्ता बीच में अगर फेलियर आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि शायद आपका डिसीजन गलत है, शायद आपको मज़ीद एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास कुछ और लोग भी हैं जो पास भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि या तो लाइन से सारे फेल हो रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छी प्लानिंग, इस तरह की वर्किंग, और हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, प्लस जैसे नायद साहब कहते हैं मॉक्स बहुत बड़ी एक्टिविटी है, मॉक ज़रूर दिया करें, कॉलेजेस के आईकेप के रीसेंट पेपर्स वगैरह उसको अटेम्प्ट किया करें। इससे पहले कि मैं मज़ीद हायल हूँ, हम आगे चलते हैं। कल के लेक्चर में हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रह गई थी मीटिंग की, और बीच में हमने ये देखा है कि अगर किसी भी वक्त हमारी कोई भी चीज़ पेंडिंग रहती है तो हम एक जैसे ही बीच में गैप मिलता है हम उसको कवर करेंगे। तो आज अगर बीच में टाइम मिलता है तो हम उसको कवर कर लेते हैं, नहीं तो जिस भी दिन हमारे पास थोड़ा सा सरप्लस टाइम होता है हम उसको कवर कर लेंगे। चूँकि मगरिब ये इशा के लिए ब्रेक जो है वो अब हम मतलब पहला सेशन हमें ज़रा बड़ा करना पड़ रहा होता है, तो आज भी आप देखें तो हमारा पहले सेशन का टारगेट ये चैप्टर 16 है और इसके साथ चैप्टर 13 को हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस वे में उसे स्टार्ट कर दें, ताकि फिर सेकंड सेशन में हम उसको कंप्लीट करके अगर टाइम मिले तो मीटिंग के वो जो 3-4 टॉपिक्स रह गए थे उसको कवर कर लें, नहीं भी हो तो हमारा आज थर्ड सेशन सवाल जवाब का है। आई होप कि आपको याद होगा कि हमारा क्या पैटर्न था। तो आज थर्ड सेशन में सिर्फ सवाल जवाब चल रहे होंगे, वो जो सेंटर्स में बैठे लोग हैं उनसे भी हो रहे होंगे, सामने वाले जो फेसबुक पे ऑडियंस है उनको मैंने बताया था कि हम कमेंट्स में आंसर कर रहे होंगे। रात जब मैं कमेंट्स में आंसर करने गया तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। फिर हमारी टीम में अली सर भी हैं जिन्होंने लॉ के अंदर काफ़ी मेरे साथ सपोर्ट किया, तो मैंने वहाँ देखा तो वो लाइन से उन्होंने कहा था कि जिस भी स्टूडेंट का जो मसला है मुझे बताए, और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली बड़े अच्छा आंसर कर दिया था, तो उससे मेरी भी बड़ी हेल्प हो गई। तो जहाँ जहाँ उन्होंने आंसर किया हुआ था मैं उस पर एक लाइक की चिड़िया बिठाता जाता था, तो मतलब मेरा टाइम थोड़ा कम हुआ। तो अगर आप लोगों को भी कोई कमेंट नज़र आए जिसको आप आंसर कर सकें, अगर आपने अच्छा आंसर किया होगा तो मैं भी उस पर लाइक कर दूंगा। तो इससे मज़े की बात ये होगी कि मेरे इन होने से पहले ही पहले स्टूडेंट बरादरी ने एक दूसरे की मदद कर दी होगी, तो एक कम्युनिटी आपस में बिल्ड हो सकती है। तो उस फेसबुक के कमेंट्स में ज़रूर एक दूसरे को आंसर करें, अप्रिशिएट करें। अगर कहीं आपको लॉजिकली गलत आंसर कर रहे होंगे, मैं बीच में इंटरवीन करके थोड़ा बहुत उसमें आइडिया दे दूंगा कि इसमें ज़्यादा करेक्टेड वर्जन क्या है। तो बहरहाल कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पहले तो मैंने जब कमेंट्स देखे 538, मैं कहा लो भाई गए, अब जो है ना ये नहीं पढ़े जा सकते। लेकिन जब उसे देखना शुरू किया तो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और मेरे लिए बड़े थोड़े से ही कमेंट्स थे, बट स्टिल कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सवाल पूछें जो फेसबुक पे हैं। और आज हमारे पास एक ऑफिशियल टाइम भी है सवाल पूछने का, तो उसमें भी हम देखते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16 अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की बात करता है। अगर मैं आपको सिलेबस आउटलाइन याद कराऊं तो चैप्टर 16 के साथ सिर्फ चैप्टर 14 का एक यूनिट हम ऐड करें तो ये अपने अंदर एक पूरा पोर्शन बन जाता है। पता नहीं हमें याद है, ज़रा तुम्हें याद हो या ना याद हो, कुछ याद है सिलेबस आउटलाइन? चैप्टर 16 की ना अपनी एक इनफरादी एक अहमियत है। और मज़े की बात है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन टेक्निकल है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन वो टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न के मुताबिक। सबसे पहले ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से कीप करने होते हैं। यहाँ दो डेफिनेशन उन्होंने बताई हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बताई है और एक बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर की बताई है। ये जो बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर है, ये डेफिनेशन बेसिकली ये है कि जब भी कहीं लिखा हुआ हो ना बुक्स एंड पेपर मेंटेन करने हैं या बुक्स और पेपर मेंटेन करने हैं, तो इससे क्या मुराद है? अगर मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूँ तो इससे मुराद है हर किस्म के रिकॉर्ड्स, हर किस्म के जो रिकॉर्ड्स कंपनी की हैं वो बुक्स एंड पेपर कहलाएंगे। यानी इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड भी हैं, डीड्स आपके, वोचर्स, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर, यानी किसी भी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड अगर कंपनी ने मेंटेन किया है तो बाय डेफिनेशन वो बुक्स एंड पेपर कहलाएगा। अब वो रिकॉर्ड चाहे फिजिकली किसी रजिस्टर पे है, किसी फिजिकल बुक में है, किसी किताबचे में है, या वो किसी ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये एक्सेल की एक शीट भी हो सकती है,
ये आज के दौर का क्लाउड प्रोसेसिंग सिस्टम भी हो सकता है, जिसमें आप लोग अपनी एंट्रियां जो है वो एक सर्वर पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो किसी भी कंपनी में बुक्स एंड पेपर का मतलब है उस कंपनी के रिकॉर्ड्स। तो चैप्टर का ये पोर्शन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बता रहा है कि अकाउंट्स क्या होते हैं, बुक्स क्या होती हैं, और फिर फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर बात चल रही है। तो बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर का आसान अल्फाज में मतलब है एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, वेदर फिजिकल वेदर इलेक्ट्रॉनिक। अब जब हम इससे आगे आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर प्योर बात आ जाती है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स की। इसका मतलब है बुक्स और पेपर में आपके रजिस्टर्स भी आते थे। अगर आप याद करें तो मीटिंग के मिनट्स जो है वो आपने रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। अब वो अकाउंट्स नहीं है, वो रिकॉर्ड है। तो बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर में हर तरह का रिकॉर्ड आ जाएगा। और जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात करेंगे तो वो आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं कह सकता हूं कि ये अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है। फाइनल अकाउंट्स नहीं बोल रहा, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, आपके लेजर्स, आपका ट्रायल, आपकी एंट्रीज, आपके एसेट्स के रजिस्टर, आपकी लाइबिलिटीज़ की वर्किंग, आपकी डिप्रिसिएशन की वर्किंग। तो अगर हम लॉ से पूछें तो लॉ ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स के रिकॉर्ड, तमाम सेल्स और परचेजेस के रिकॉर्ड, तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड। तो तीन चीज़ें इन्होंने लाजमी बताई। उन्होंने कहा ये तीन चीज़ों में आपकी तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एक्सपेंडिचर्स वगैरह, ये सब उन्होंने उसमें शामिल कर दी है। चौथी चीज़ है ऑप्शनल। ये हर जगह नहीं है। वो कंपनियां जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में होती हैं, उनको ये अलग से रिकॉर्ड रखना होता है। अब होता क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी होती है जिसके अकाउंट बड़े सीधे से होते हैं। इधर से परचेज किया, उधर सेल किया, सेल में से परचेज माइनस किया, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि उसने बनी बनाई चीज़ खरीदी और बनी बनाई बेच दी है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, आप एचआर परचेज करते हैं, सैलरीज, आप सेल करते हैं, इनकम, इनकम में से सैलरी माइनस की, आप कह देते हैं हमारा प्रॉफिट आ गया। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो परचेज करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर बिजली, पानी, आपकी चीज़ें खर्च हुई, फिर कुछ लेबर ने उसके ऊपर काम किया। तो वो कंपनियां जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जैसे काम कर रही होती हैं ना, उनके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। कैफ 8 जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पेपर है, वहाँ पे आप देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसके अंदर आपके मटेरियल से रिलेटेड सारे खर्चे, लेबर से रिलेटेड, आपके ओवरहेड्स, बिजली, पानी, गैस, इन सूतों में कितना लगा, छोटे मोटे और इक्विपमेंट्स कितने लगे, इन सब का भी एक डिटेल रिकॉर्ड होता है। तो किसी भी सादा ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर कंपनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तीन चीज़ें होंगी, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज। बट जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन टाइप की किसी कंपनी जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह के काम करती है, तो एक चौथी चीज़ ऐड हो जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। तो हम कहते हैं आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो अब आपसे कोई पूछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, तो आपने कॉमन कंपनियों में तीन बातें करनी है और प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड चार बातें करनी है। तो ये तो हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उससे रिलेटेड की क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। कंपनी ने कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देख लिया कि क्या है। अब इसके बारे में जो गाइडेंस मिली है हमें लॉ की तरफ से वो क्या है। कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। अब वर्ड प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर वर्ड का मतलब ये है कि आपने ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं जो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सही से डिपिक्ट कर सकें। अगर आपने सेल किया है तो उस रिकॉर्ड से नजर आए कि सेल हुई है। आपने अगर कोई चीज़ परचेस की है, अगर कोई डेप्रिसिएशन है, अगर कोई और वर्किंग है, तो ये रिकॉर्ड फेयर तरीके से बता सके। तो एक कंपनी के पास ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए जो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सही से डिपिक्ट कर सकें। ये हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, खाते हो सकते हैं, रजिस्टर वगैरह, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा एक्सेल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, इवन आज के दौर में डिफरेंट ऐप्स हैं वो हो सकती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने 10 साल तक संभाल के रखने हैं। इसमें जो लीगल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं आसान अल्फाज में लिख दिया 10 साल। रूल ये है कि आपने एट एनी गिवन टाइम जिस ईयर में आप बैठे हैं उससे पिछले 10 साल का डाटा आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर कंपनी को बने 10 साल से कम अरसा हुआ है तो जितना पिछला अरसा है वो सारे आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। तो लॉ ये कहता है कि एट एनी गिवन टाइम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आप आसान अल्फाज में याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक कंपनी को 10 साल तक अपने रिकॉर्ड संभाल के रखने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको 10 साल तक आपको संभाल के रखनी होती हैं। अब अगर कंपनी की लिक्विडेशन शुरू हो जाए, लिक्विडेशन कहते हैं वाइंडिंग अप को, अगर कंपनी बंद हो रही हो तो क्या होता है, कई दफ़ा अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा आता है, वो कंपनी को वाइंड अप कर रहा होता है। तो जिस वक्त वो वाइंड अप कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी कंपनी के एसेट्स बेच रहा है, लायबिलिटी सेटल कर रहा है। उस लिक्विडेटर ने उस दौरान भी बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखने हैं।
कहने का मतलब है कि जहां लिक्विडेशन शुरू हुई आपने सारे बुक्स उठा के पानी में नहीं फेंक देना, आपने वो लिक्विडेटर पे वो जिम्मेदारी है जो कि बाकी कंपनी पे जिम्मेदारी थी। लिक्विडेटर ने भी जब तक कंपनी फुली बंद नहीं हो जाती वो सारा रिकॉर्ड जो पिछले 10 साल का उसके पास संभला पड़ा हुआ है वो उसके पास संभाल के रखना है। तो सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक बेसिक बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने पढ़ा कि ये फेयर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। हमने पढ़ा 10 साल के लिए संभाल के रखना है। हमने पढ़ा ये हार्ड कॉपी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। और हमने पढ़ा लिक्विडेटर भी वैसे ही बाउंड है जैसे कंपनी की मैनेजमेंट वाले कि अगर वो आए तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखे। लॉ के अंदर पॉइंट्स याद रखने वाले होते हैं, खासतौर पे कंपनी लॉ में, जिसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं। अब इन बुक्स को रखना कहाँ है? इन बुक्स को रखने के लिए 3 आपके पास ऑप्शंस है। 3 चीज़ें किताब ने डिस्कस की। नंबर 1 जनरल रूल ये है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। जो आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जिसका हमने एड्रेस बताया था रजिस्ट्रार को, आइडियली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक कंपनी ये कहती है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो बहुत दूर है, हमें फैक्ट्री पे अकाउंट्स रखने हैं या हमने किसी और जगह पे रखने हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? यस, वो ऐसा कर सकती है। उसका प्रोसीजर ये है कि आप डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड करें कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और जगह पे रखेंगे और इस डिसीजन के 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दें। इंटीमेट का मतलब इजाजत लेना नहीं है, इन्फॉर्म कर दें, बता दें। तो इसका मतलब ये हमें रजिस्ट्रार से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेंज कर दें तो बताने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी अगर देखना चाहे तो वो खामखा रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंच जाएगा। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम कहीं और रखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टर्स डिसीजन लेके 7 डेज में रजिस्ट्रार को बता दें, किसी और जगह पे भी रख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर एक कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हो, अब ब्रांच ऑफिस में ये होता है कि एक हेड ऑफिस है वो मेन है, कई दफ़ा रजिस्टर ऑफिस हेड ऑफिस सेम होते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान भर में 100 ब्रांचेज हैं। अब अगर हम कहें कि वो सारी ब्रांचेज अपने सारे रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखें तो ये बड़ा टेक्निकल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच तो पता नहीं कौन कौन से शहर में होता से। तो फिर लॉ ने इसका एक रूल दिया कि आप फिर ब्रांच के ऊपर फुल फ्लैज डिटेल अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखें और पीरियोडिकल वीकली बेसिस या मंथली बेसिस या इवन क्वार्टरली बेसिस पे आप रिकॉर्ड्स की समरीज उठा उठा के रजिस्टर्ड ऑफिस मुहैया करते रहें। तो अगर आपके ब्रांच वो हैं, ऑफिस हैं, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ ब्रांच मेंटेन होगा ब्रांच पे, और प्रॉपर समराइज रिटर्न्स जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस या जो भी और स्पेसिफाई की थी आपने जगह वहां पे आपको पहुंचानी होगी। तो इट शैल बी डीम्ड कि आपने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही से मेंटेन कर लिया। तो अब हमें बात समझ आ गई कि रजिस्टर ऑफिस पे रखना होता है, किसी और जगह पे भी रख सकते हैं बता के, और ब्रांच के केस में ब्रांच पे रखना होता है, मगर रजिस्टर ऑफिस पे भी सारा रिकॉर्ड नहीं, उनकी समराइज रिटर्न, समराइज डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आए, उसका बेसिक रूल समझ आया, उसको रखना कहाँ है। अब सवाल है उसकी इंस्पेक्शन। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है? रूल ये है कि मेंबर्स इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। लॉ हमें खुद बताएगा, लॉ कुछ खास सिलेक्टेड रजिस्टर का बता देता है कि ये रजिस्टर मेंबर देखना चाहें तो देख सकते हैं। याद है स्टैट्यूटरी मीटिंग कि मेंबर्स मीटिंग में आके ये वाला रिकॉर्ड देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह मीटिंग के मिनट्स, इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर, वो लॉ ने इजाजत दी है। तो कॉमन रूल ये है कि मेंबर्स आर नॉट जनरली अलाउड कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करें। डायरेक्टर्स को ये इजाजत है कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स जब भी कंपनी के रिकॉर्ड देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर डायरेक्टर कहेंगे कि मुझे रिकॉर्ड देखने हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप आएँ, हम रिकॉर्ड देखें, हम आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं। लेकिन असल में तो मेंबर भी ओनर है, मेंबर को भी हक होना चाहिए। लेकिन अगर ये हक हमने मेंबर्स तक पहुंचा दिया तो ये हक गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर हमने इजाज़त दे दी कि कोई भी मेंबर कंपनी के रिकॉर्ड चेक कर सकता है, तो कोई भी मेंबर जिस दिन उसके घर लाइट गई हुई होगी और गर्मी लग रही होगी वो उठ के कंपनी के ऑफिस आ जाएगा। आते ही उनसे कहेगा जी मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, मैं इसके मालिकों में आता हूँ, मुझे रिकॉर्ड चेक करना है। वो कहेंगे अच्छा जी कौन से रिकॉर्ड? कहेगा 4 साल पीछे की सेल्स का डिटेल, 8 साल पीछे का एसेट्स की डिटेल, 9 साल पीछे की डेप्रिसिएशन का स्केजुअल, ये ला के दे दो। तो वो लोग कहेंगे सर ये बड़ा मुश्किल रिकॉर्ड है, इसको टाइम लगेगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आप लोग लाए। अब घर में तो लाइट गई हुई है, उधर तो पसीनो पसीन हो रहा था, इधर बैठा मोबाइल पे कैंडी क्रश लगा ली, वो ख़त्म की, फिर कोई दूसरी गेम लगा ली, फिर व्हाट्सएप पे बातें शुरू कर दी, फेसबुक पे आ गया, बाकी सारे काम। उसे पता है इनको टाइम लगेगा। जैसे ही घर वालों की तरफ से मैसेज आया लाइट आ गई है, इसने उन्हें कहा जी आप लोगों को देर लग रही है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं, मैं दोबारा आऊँगा, उस वक्त आपने निकाल के देनी होंगी प्रॉपर। तो कंपनी वाले तो हर वक्त मेंबर्स के नखरीब उठाते रह जाएंगे। तो इसलिए लॉ ने मेंबर्स को खुल्लम खुला इजाज़त नहीं दी।
उन्होंने ये कह दिया कि मेंबर्स को ऑफिशियली इजाजत नहीं है, डायरेक्टर्स ड्यूरिंग बिजनेस टाइम देखना चाहें तो देख लें, लेकिन मेंबर इस ऑप्शन का अगर गलत इस्तेमाल करें और वही बात है कि वहां आके बैठ जाएं और कंपनी का कीमती टाइम वेस्ट करें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो ये चीज़ हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड डिस्कस की। अब इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने पढ़ा, अब मैं आ रहा हूं अगले स्टेप पे, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर में फर्क है। बुक्स एंड पेपर क्या था? रिकॉर्ड्स किसी भी किस्म के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। अब फाइनल अकाउंट्स क्या है? वो जो साल के एंड पे एक बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कहते हैं, मैंने उसके सामने लिखा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा। और मैं क्यों बताऊं? मतलब आप लोगों को क्या ये बताए जाने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीज़ें होती हैं? हाँ, उन 5 के अलावा जो छठी सातवीं चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 5 तो आपको अच्छी तरह से पता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाते। छठी चीज़ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, पिछले ईयर्स का डाटा। तो लॉ के मुताबिक जो पिछले ईयर्स का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी ऑफिशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। और देन सातवें में उनकी वही बात, एनी अदर स्टेटमेंट। ये जुमला लिख के उन्होंने हमेशा अपने आपको पता है ये क्यों लिखा होता है, एनी अदर स्टेटमेंट? इसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी लॉजिक है। कानून बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में होते हैं वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता। टॉक शोज में इतने मसरूफ होते हैं वो कि वो कानून साजी नहीं कर पाते। टीवी पे आके अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बोलने में इतना मसरूफ होते हैं कि जो उनका मेन काम है कानून साजी, चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि उनका मेन काम क्या है और वो कर क्या रहे हैं। तो वो कानून साजी कर नहीं रहे होते। तो हुआ ये कि जब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, इतने अरसे से इतना पुराना चला आ रहा था, तो लास्ट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक नया लॉ लेके आते हैं। बड़ी मुश्किल से कंपनीज एक्ट 2017 पे राजी हुए और गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दी अथॉरिटी एससीसीपी को कि एससीसीपी आप एक अच्छी सी वर्किंग बनाएं और कानून बनाएं। अब एससीसीपी को जब मौका मिला तो उन्होंने कहा अब फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एससीसीपी हर साल गवर्नमेंट को कहता था लॉ में ये अमेंड कर दें, ये अमेंड कर दें, ये अमेंड कर दें। गवर्नमेंट वाले इकट्ठे ही नहीं होते थे, इकट्ठे होते थे तो और चीज़ों पे बहस करके चले जाते थे या वॉकआउट कर जाते थे। तो एससीसीपी ने फिर क्या किया, इस लॉ में जगह जगह ये जुमला डाल दिया, एज मे बी स्पेसिफाइड। अब अगर कभी भी लॉ में कोई चेंज करनी होगी तो एससीसीपी ने जहां जहां खाली जगह छोड़ दी है, जहां जहां अपने लिए मार्जिन रख दिया है, वहां एससीसीपी एक सर्कुलर लाएगा और वो चीज़ लॉ का हिस्सा बन जाएगी। अगर ये ना लिखा हुआ होता तो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन डालने के लिए भी हमें पूरी पार्लियामेंट की मीटिंग चाहिए थी, दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए थी और उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी। अब इसमें कोई भी एक नया लाइन आइटम ऐड करना होगा, एससीसीपी सिंपली एक एसआरओ इशू करेगा, नई चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2017 में जगह जगह एज मे बी स्पेसिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लाइन बेकार है हमारे लिए। बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा था कि जगह जगह ये क्यों लिखा हुआ है। तो इस दफ़ा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुई थी और जब एससीसीपी को मौका मिला लॉ बनाने का तो उन्होंने जगह जगह अपने चोर दरवाजे रख दिए, ताकि जब भी उन्हें लॉ चेंज करना हो तो बार बार पार्लियामेंट वालों के पीछे मत भागें, वो खुद से कोई चीज़ पे एक्शन ले लें। तो फाइनल अकाउंट्स तो हमें समझ आए। अब नीचे फाइनेंशियल ईयर समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं समझ आता कि ये डेफिनेशन हमारे इन बच्चों को बताने की क्या ज़रूरत थी, बट आई क्या बताना चाह रहा है देख लेते हैं। In relation to company or other body corporate means the period in respect of which any financial statement of the company or body corporate, as the case may be, laid before it in general meeting is made up, whether that period is year or not. आखिरी जुमला बहुत ही सनसनीखेज है। पहली बात उन्होंने की, किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के हवाले से वो वाले अकाउंट्स जो मीटिंग में अप्रूवल के लिए जाते हैं, वो अकाउंट्स। अच्छा, अब वो अकाउंट्स चाहे 1 साल के हैं या नहीं हैं, वो अकाउंट जो मेंबर्स के सामने अप्रूवल के लिए गए, वो वाले अकाउंट्स जिस टेन्योर के बने हुए हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? आपको याद होगा पहले वाले अकाउंट 16 महीने के अंदर आपने प्रेजेंट करने, पहला वाला ईयर 16 महीने में एजीएम करानी है, तो पहले वाले अकाउंट्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो हो सकता है पहले अकाउंट 7 महीने के हो सकता है पहले अकाउंट्स 13 महीने के सब्सिक्वेंटली तो 12-12 महीने के अकाउंट्स चलते हैं, लेकिन जो पहली दफा वाले अकाउंट्स हैं उसमें मार्जिन होता है। भाई हर कंपनी 1 जुलाई को तो नहीं पैदा हुई होगी, तो ऐसा थोड़ी कि हर कंपनी 1 जुलाई से 30 जून तक जो पहला साल होगा वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि या 1 साल से कम होगा या 1 साल से बड़ा हुआ होगा। और जब इन्होंने कह दिया कि हर कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर पे एजीएम करवा के और वो करे, तो जो पहला फाइनेंशियल ईयर है दैट कैन बी लेस देन 1 ईयर, दैट कैन बी मोर देन 1 ईयर। तो इसलिए लॉ बेचारे को ये लिखना पड़ा कि चाहे वो चीज़ ईयर है या नहीं। अब लिस्टेड कंपनी में अगर क्वार्टरली अकाउंट्स को भी अप्रूव करने की रिक्वायरमेंट हो तो वो क्वार्टर भी
उनका वो बन जाएगा टेन्योर। लेकिन चूंकि वो क्वार्टरली अकाउंट्स के लिए मेंबर्स को नहीं बुलाते, तो इसलिए वो इस ईयर की डेफिनेशन से बाहर निकल गया। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब पहला या सब्सीक्वेंट कोई भी ईयर, सब्सीक्वेंट ईयर शुड बी 1 ईयर, और पहला कैन बी लेस देन मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपको स्पेशल अप्रूवल रजिस्ट्रार की भी लेनी पड़ती है। तो समझा मैंने आपको सब दिया, लेकिन आपने क्या करना है, रट्टा मार लेना है। क्योंकि डेफिनेशन के साथ आपने थोड़ा भी अल्फाज आगे पीछे किए तो पता नहीं आप पेपर में जो लिख आएंगे उसका मतलब क्या बनेगा। तो आपने क्रैम कर लेना है। मैंने आपको समझाने के लिए जरूर उसका सारा पैरामीटर बता दिया है। डन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंप्लीट प्रोसेस को देखते हैं। किताब में ये चीज तोड़ तोड़ के बताई हुई है। मैं आपको एक स्क्रीन पे पहले सारा बता दूंगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद हम इसको तोड़ तोड़ के भी देखेंगे कि किताब में किस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको शुरू से एंड तक की कहानी के मोड में समझाता हूँ होता क्या है। अब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। हर साल, अब ऐसे मैं देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे वो मॉड लेके आ सकता हूँ। ठीक, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे। अब ये सामने एक टेबल बना हुआ है, मैं इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे लेफ्ट पे लिखी हुई है रिक्वायरमेंट, दरमियान में लिखा हुआ है एक्सेप्शन, और तीसरा है एडिशनल रूल्स फॉर लिस्टेड कंपनी। इसलिए बताया कि ज़ाहिर है मेरी राइटिंग कौन सी सबको समझ आ जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट में कोई खास एक्सेप्शन है तो वो लिखी हुई है, और एडिशनल रूल लिस्टेड कंपनी के लिए। अब शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, कितने अरसे की बनती हैं, 12 महीने की। कॉमन रूल ये है। एक्सेप्शन क्या है, रजिस्ट्रार से पूछ के आप अदर देन 12 मंथ से ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहें आप बना सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल है 12 महीने, और रजिस्ट्रार से पूछ के आप 12 महीने के रूल को वॉयलेट कर सकते हैं। यहाँ लिस्टेड कंपनी के लिए कोई एडिशनल बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा। सेकंड स्टेप पे आते हैं। बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे, साइन करेंगे। अब एक ऑथेंटिकेशन होता है और एक अप्रूवल होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है जब बड़े अप्रूव कर दें, और अप्रूवल का मतलब है जब मेंबर्स को बुलाया जाए कि आप भी अप्रूव कर दो। तो अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के पास बनी है, कंपनी ने फाइनेंशियल बनाई, उस पर साइन कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर। इसके लिए हम वर्ड्स बोलते हैं 2 डायरेक्टर्स, जिनमें से एक का चीफ एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है। तो आसान अल्फाज में चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर उसको साइन कर देंगे। समझ आ गया। कोई एक्सेप्शन है, यस। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर हो तो उसकी जगह कोई और डायरेक्टर साइन कर सकता है। अब अगेन आपने ये सेक्शंस कई दफ़ा पढ़े होंगे, लेकिन मैं एक मैप बना के आपको पूरी पिक्चर बताना चाह रहा हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक क्या होता है और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सेप्शन है। एंड पे अंग्रेजी में आपको सारी दिखा दूंगा। ये मैप समझना बड़ा ज़रूरी है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस में। तो चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर है तो उसकी जगह को और डायरेक्टर आ सकता है, साइन कर सकता है। लिस्टेड में कोई एडिशनल बात हाँ है, CFO भी साइन करेगा। तो अब आपसे कोई अगर साइनिंग पूछे तो आप कहेंगे CEO + 1 डायरेक्टर साइन करेगा। CEO मुल्क से बाहर है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और लिस्टेड कंपनी है तो ये जो साइन कर रहे हैं ये तो कर ही रहे हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और यकीन माने मैंने उसकी डेफिनेशन जान के यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि शर्म आती है उस डेफिनेशन को पढ़ते हुए। CFO कहते हैं उस शख्स को जो वो काम करता है जो CFO करते हैं, डेफिनेशन है। तो मतलब अब उसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला, तो वो मतलब मुझे रात स्लाइड फेंकते हुए यहाँ पे शर्म आ रही थी। मैंने कहा नहीं, मतलब ये अब रिवीजन क्लास में इतना तो नहीं बनता कि हम CFO की डेफिनेशन को देखें कि CFO वो है जो वो काम करता है विच आर ऑर्डिनरीली परफॉर्म बाय अ CFO। तो ठीक है, वो आपको समझ आ गया। तो CFO वो जो फाइनेंस का हेड है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं नॉर्मली। लेकिन जी अकाउंट्स बन भी गए, साइन भी हो गए, अब क्या होगा, अकाउंट्स का ऑडिट। अकाउंट्स का ऑडिट हमेशा होगा, यस। एक एक्सेप्शन है, 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट नहीं होगा। मैंडेटरी नहीं है, वो करवाना चाहें उनकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। यहां पे लिस्टेड कंपनी के लिए मेरे पास कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है आपके लिए। अब एक स्टेप आगे आते हैं। जब ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट भी आपके पास आ गई, अकाउंट्स भी आ गए, अब आपने मेंबर्स को बुलाना है, आओ जरा अकाउंट्स को अप्रूव कर दो। और सिर्फ अकाउंट्स नहीं होते, अकाउंट्स, डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट। तो आपने क्या किया, आपने AGM बुलाई। AGM कब कब बुला सकते हैं, हमने इस पे पहले बात की हुई है मीटिंग्स में। पहली AGM 16 महीने के अंदर, और सब्सीक्वेंट हर साल होनी चाहिए, और उसमें भी 120 डेज वाला रूल है। क्या AGM में कोई एक्सेप्शन है, यस। सिंगल मेंबर कंपनी AGM नहीं करवाएगी। लिस्टेड कंपनी के लिए मेरे पास यहाँ एडिशनल बात नहीं है। लिखना चाहता तो लिख देता कि लिस्टेड कंपनी में 10% लोग अपने शहर में बैठ के भी देख सकते हैं, लेकिन फिर मैंने खामखा इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा था।
अच्छा, ये जो एजीएम बुलाएंगे इसके लिए क्या करेंगे, नोटिस देंगे। नोटिस कम से कम 21 दिन पहले होना चाहिए, और इस नोटिस में 3 चीज़ होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनी अगर हुई तो एडिशनल बात है, आपने स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार और एससीसीपी को भी नोटिस भेजना है, यही जो आपने एजीएम वाला नोटिस भेजा है। और अगेन आपने 3 ऑथेंटिकेटेड कॉपीज भेजनी है और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजनी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपने न्यूज़पेपर में भी ऐड देना है वही नोटिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने उन 3 डॉक्यूमेंट में एक चौथा डॉक्यूमेंट भी ऐड कर देना है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। तो लिस्टेड कंपनी ने इस स्टेप में ये एडिशनल काम करना है। नोटिस भेजा आपने, अब मेंबर आएंगे। जब मेंबर आएंगे तो मेंबर्स या उसे अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे। अगर अकाउंट्स अप्रूव हो गए तो भी, और अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए तो भी आपने रजिस्ट्रार को भेज देना है। अगर अप्रूव हुए तो उसे बता देना ये अप्रूव्ड अकाउंट्स हैं, और अगर अप्रूव नहीं हुए तो उसी को बता देना है कि ये अप्रूव नहीं हुए और क्या रीज़न है मेंबर्स ने क्यों नहीं अप्रूव किए, बट भेज ज़रूर देने हैं रजिस्ट्रार को। इस रूल में एक्सेप्शन है, रजिस्ट्रार को जो आपने अप्रूव हुए हुए अकाउंट्स भेजने हैं, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 मिलियन से कम है उसने नहीं भेजना है। 1 मिलियन से कम ने ऑडिट नहीं करवाना, 10 मिलियन से कम ने अकाउंट्स भी नहीं भेजने जो रजिस्ट्रार को जा रहे हैं, बाकी सबके अकाउंट्स जा रहे हैं रजिस्ट्रार को। हाँ, लेकिन 1 मिलियन से नीचे का अब ऑडिट भी नहीं हुआ अकाउंट्स भी नहीं है, तो अब चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह वही सारे लोग जो है जो कंपनी के कर्ता धरते हैं वो एफिडेविट देंगे, हल्फिया बयान देंगे कि हाँ भाई इस कंपनी के अकाउंट्स बने हुए हमने देखे हुए, कोई मसला नहीं है उसमें। एक और सेक्शन होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है कि इनको ये वाले अकाउंट्स भी एक तरीके से भेजने होते हैं, लेकिन हमारा मैप यहीं पे है। तो इसका मतलब है कि सब अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंट साइन होंगे, ऑडिट होगा, मेंबर्स को बुलाया जाएगा, मेंबर्स देखेंगे, अकाउंट्स ओके करेंगे और फिर रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे। तो 2 दफ़ा फाइलिंग है, एक फाइलिंग है मेंबर्स को और एक है फाइलिंग है रजिस्ट्रार को। जब मेंबर्स को भेज रहे हैं तो उस वक्त किसी और को नहीं भेजने, लेकिन लिस्टेड कंपनी ने उस वक्त मेंबर के साथ साथ रजिस्ट्रार, एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजने हैं, बाकियों ने नहीं भेजने। और जब अप्रूव हो जाए तो सबके सब ने भेज देने हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी 10 मिलियन से छोटी वाली ने नहीं भेजने। ये मैप ओवरऑल समझ आया? अब एक एक करके अंग्रेजी को देखते हैं। जी मिस्टर बुक, आप क्या कहना चाहते हैं? वंस इन एवरी कैलेंडर डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखें 4 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, और एसएमसी पे एप्लीकेबल नहीं है, हमने पढ़ लिया। 16 महीने के अंदर अंदर आपने पहले अकाउंट्स प्रेजेंट करने, ये बात भी हमने पढ़ी। 30 डेज तक की एक्सटेंशन हो सकती है, वो एजीएम वाला रूल। लिस्टेड कंपनियां एससीसीपी को बताएंगी, बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को। ये अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट भी उसके साथ होनी चाहिए, और ऑडिट की रिक्वायरमेंट 1 मिलियन से छोटी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। कल को एससीसीपी कोई और अमाउंट बता दे तो वो एप्लीकेबल होगी। इन अकाउंट्स की कॉपी अलॉन्ग विद ऑडिटर, डायरेक्टर रिपोर्ट और लिस्टेड कंपनी के केस में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी मेंबर्स को भेजी जाएगी। कंपनी रजिस्टर ऑफिस और पे कॉपी रखेगी, कोई मेंबर देखना चाहे तो देख ले। लिस्टेड कंपनी 3 कॉपीज फलाना को भेजेगी और 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज देगी। 12 महीने के अकाउंट्स होने चाहिए, 12 से बड़े हों तो आपको रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होगा। बातें वही हैं मैप के बगैर। ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी मीटिंग में, और मेंबर्स एजीएम में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अब अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स के जिम्मे है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम 1 डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी में सीएफओ भी साइन करेगा। मुल्क से बाहर है चीफ एग्जीक्यूटिव तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। वो कंपनी जिसका 1 मिलियन तक पेडअप कैपिटल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एफिडेविट लगा हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह क्या कि हाँ भाई ये चीज़ बनी है, एसएमसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही एक बंदा साइन करेगा जो उसका मेन डायरेक्टर, मेन करता धरता है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अडॉप्ट हुए हैं एजीएम में वो भेज दिए जाएंगे 30 डेज के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी के केस में, 15 दिन के अंदर बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को। जनरल मीटिंग में अडॉप्ट नहीं भी किए तो भी आपने भेज देने हैं, लेकिन फैक्ट बता देना है कि क्यों नहीं हुआ। और फाइलिंग की रिक्वायरमेंट 10 मिलियन से नीचे वाली कंपनी में नहीं है। वही सारी बातें जो हमने मैप में पढ़ी थी वो हमने तोड़ तोड़ के पढ़ ली। तो किताब में तोड़ तोड़ के लिखी हैं, लेकिन मैंने आपको एक पूरा मैप समझाया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा होता है। तो मैप को ज़रूर जहन में रखिएगा, उससे आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगी। जब भी लिस्टेड कंपनी मेंबर्स को नोटिस भेजती है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जेब में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है। जब जब कहीं लिखा हो ना कि मेंबर्स को नोटिस भेजना है, आपने फौरन से लिख देना है कि इफ़ द कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी, तो ये नोटिस इन एडिशन टू सेंडिंग मेंबर्स एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देना है। याद रहेगा?
जब जब भी लिखा हुआ हो ना मेंबर्स को नोटिस भेजना है, तब तब आप कह सकते हैं कि अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी को एक इंग्लिश एक उर्दू अखबार में भी इसको ऐड देना है। तो ये एक फ्री पॉइंट है जो आप हर जगह फिट कर सकते हैं जहां आपको नजर आ जाए मेंबर्स को खत भेजना है। एक स्टेप आगे चलते हैं। फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने समझे कि अकाउंट्स क्या हैं, फाइनल अकाउंट्स क्या हैं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली अकाउंट्स। एक चीज़ जहन में रहे कि क्वार्टरली अकाउंट्स का जो ये सेक्शन है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, हम सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहे। तो हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी और ये अपने मेंबर से शेयर करेगी। लेकिन ये अपने मेंबर से शेयर कैसे करती है, ये उन क्वार्टरली अकाउंट्स को अपने वेबसाइट पर रख देते हैं। तो मेंबर अगर उसे देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, और ताकि उन्हें पता लग जाए कि हमारे क्वार्टरली अकाउंट्स किस तरह से चल रहे हैं। वेबसाइट पर रखने का मतलब है पब्लिकली अवेलेबल हो गए, कोई आम यूज़र देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। तो आप अपनी वेबसाइट पे भी रख देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली SECP स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को भी भेज देंगे, और फिजिकल फॉर्म में उस मेंबर को देंगे जो कहेगा भाई मुझे नहीं वेबसाइट की समझ आती, मुझे तो फिजिकल में दो। ये पुराने लॉ में सारे मेंबर्स को फिजिकली आपने भेजने होते थे, नए लॉ में उन्होंने अब वेबसाइट की ऑप्शन दे दी है। तो साथ में ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी पुराने दौर का मेंबर अगर कहे कि नहीं मुझे वेबसाइट नहीं समझ आती, मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको उसकी फिजिकल कॉपी देंगे उन क्वार्टरली अकाउंट्स। अब क्वार्टरली अकाउंट्स में एक खिचड़ी है, पहले क्वार्टरली अकाउंट्स, दूसरे, तीसरे, इसमें इसके टाइमलाइन में कंफ्यूजन है। 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, नॉर्मली इसमें लोग परेशान होते हैं। तो मैं इसका एक थोड़ा सा मैप आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है। एक क्वार्टर मतलब 3 महीने। पहले और तीसरे क्वार्टर में ना ऑडिट की शर्त है ना ही रिव्यू की शर्त है। पहला और तीसरा क्वार्टर बिल्कुल सेम है। पहले क्वार्टर में भी 3 महीने बनाएंगे, तीसरे क्वार्टर में भी 3 महीने बनाएंगे। अब मेरी अजम्पशन है कि अगर जून 30 ईयर एंड हो तो पहला क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर है और तीसरा क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च है। तो पहला और तीसरा क्वार्टर विदाउट ऑडिट, विदाउट रिव्यू आप बनाएंगे, और दोनों 30-30 दिनों के अंदर अंदर आपको तैयार कर लेने हैं, फाइनल वेबसाइट पे अवेलेबल करने हैं। जब बात आती है सेकेंड क्वार्टर की, तो सेकेंड क्वार्टर में एक क्वार्टर का डाटा नहीं होगा, 2 क्वार्टर्स का डाटा होगा। इसमें 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सब है, तो हम सेकेंड क्वार्टर को हाफ ईयर कहेंगे। जब हाफ ईयरली अकाउंट्स आएंगे तो इसका होगा रिव्यू, ऑडिट नहीं, रिव्यू, और ये 60 डेज के अंदर अंदर अवेलेबल करना है, 60 डेज के अंदर अंदर। और अगर मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करूं तो फिर वो फोर्थ क्वार्टर नहीं होगा, वो 12 महीने के फुल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे 1 जुलाई से 30 जून। इसमें रिव्यू नहीं, यहाँ ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा, और ये 120 दिनों के अंदर आपने अवेलेबल करना है। तो नॉर्मली मैं इसका के लिए एक टोटका बताता हूं कि अगर पेपर में आपको भूल जाए कि कौन से अकाउंट्स कितने दिनों में, तो आपने देखना है वो अकाउंट्स कितने महीने के हैं, एक सिफर ऐड कर दीजिएगा। पहला क्वार्टर कितने महीने का है? 3। तीसरा क्वार्टर कितने महीने का है? 3। तो एक सिफर ऐड कर दें, 30 दिनों में फाइल करना है। दूसरा क्वार्टर कितने महीने का है? 6। एक सिफर ऐड कर दें, 60 दिनों में फाइल करना है। चौथा क्वार्टर कितने महीने का है? 12। एक सिफर ऐड कर दें, टेंशन खत्म। 30, 60, 30, फिर 120, इतनी सारी खिचड़ी। आप देखिए जितने अरसे के हैं, जितने महीने के हैं, उसमें एक सिफर ऐड कर देना है, उतना आपके पास टाइम है उसकी फाइलिंग के लिए। याद रहेगा इंशाल्लाह। हैंडआउट्स आपको बाद में मिल भी जाएंगे, तो आप उसमें मजीद उसके ऊपर ज़रा देख लीजिएगा। तो पहला और तीसरा ना ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट ना रिव्यू की, सेकंड हाफ ईयरली है रिव्यू करवाना है, और फोर्थ फुल ईयर है ऑडिट करवाना है। डन। डायरेक्टर रिपोर्ट, जब हमने पढ़ा अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी होनी चाहिए, डायरेक्टर रिपोर्ट भी होनी चाहिए। ऑडिटर रिपोर्ट इंशाल्लाह आप लोग सीनियर क्लास में जाके कैफ 9 में पढ़ रहे होंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट और एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। डायरेक्टर रिपोर्ट तो कंपनियों ने बनानी है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कभी कभी SECP कह सकता है जी फलाना तरह की कंपनी से हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी चाहिए, यानी कंपनी हमें बताए कि वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या होती है, कैसे होती है, हमारे सिलेबस ने नहीं बताया। जस्ट प्रैक्टिकली अगर आप सुनना चाहें तो लिस्टेड कंपनियों को कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 ये कहती हैं कि आप लोगों ने एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस की स्टेटमेंट जमा करानी है कि हमने कोड 2019 वाले को फॉलो किया है।
तो हमने ये जुमला ऐसे ही याद रखना है कि SECP मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लास ऑफ कंपनीज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कंटेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। जिस भी कंपनी को जौन सी भी स्टेटमेंट के अंदर जौन से भी कंटेंट देने का वो कहेंगे तो वौन सी वाली कंपनी ने वौन से वाले कंटेंट वैसे दे देने। कुछ भी नहीं बताया इस जुमले ने, तो इसे इग्नोर मारते हैं, हम क्यों टेंशन लें। तो पेपर में वो हमसे पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे, क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, पूछ ही नहीं सकते। मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बता दे फॉर्मेलिटीज, तो ऊपर वाले जुमले के साथ नीचे दे देंगे। अब लड़ते हैं पहले जुमले से। पहला जुमला है बड़ा उलझा हुआ सा। वो कहते हैं बोर्ड शेल प्रिपेयर अ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बट दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन। अब उलझते रहो इस जुमले के साथ। नेगेटिव में लिखा हुआ है पूरा जुमला, इग्नोर करते हैं, रॉन्ग नंबर है, हम सीधा करते हैं जुमला। डायरेक्टर रिपोर्ट किस पे एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनीज पे, उन प्राइवेट कंपनीज पे जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं, उन प्राइवेट कंपनी पे जिनका कम से कम 3 मिलियन कैपिटल है। तो अब किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी? पब्लिक पे तो एप्लीकेबल हो गई, तो ये प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट में 2 पे तो एप्लीकेबल है, तो फिर ये उस प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं होगी जो सब्सिडरी भी ना हो पब्लिक की और जिसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर ना हो। अब ऊपर वाला जुमला पढ़ें, नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन। तो इस जुमले ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस पे एप्लीकेबल है तो नीचे वाला लिख दें कि ये पब्लिक कंपनी ने बनाना होता है, ये उस प्राइवेट कंपनी ने बनाना होता है जो पब्लिक की सब्सिडरी है, और ये उस प्राइवेट कंपनी ने बनाना है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इन दो के अलावा अगर कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उसने डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनानी। डन, याद रहेगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े से टोटके से याद रखने की कोशिश करो, जहां लैंग्वेज मुश्किल हो उसको आसान कर ले। डायरेक्टर रिपोर्ट में कंटेंट्स क्या आएंगे, यहां पे बड़ी मजेदार सी डिस्कशन है। डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल, दूसरा हिस्सा सिर्फ पब्लिक कंपनीज और उनकी सब्सिडरीज पे एप्लीकेबल, और तीसरा हिस्सा लिस्टेड पे भी एप्लीकेबल। अब क्या होगा, जो नॉर्मल कंपनी होगी उसको इस पहले पेज पे जो कंटेंट्स दिए हैं वो अप्लाई करने होंगे। जो पब्लिक कंपनी या उसकी सब्सिडरी भी हुई तो उसने ये 3 कंटेंट भी देने हैं और अगले पेज पे ये जो सेकंड कैटेगरी है ये भी देनी है। और खुदा ना खास्ता अगर लिस्टेड हुई तो उसने पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज तीनों देने हैं। ये याद रहे। ICAP आपको पेपर में हो सकता है कि एक लिस्टेड कंपनी है, जरा उसके डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स बता दो, तो आपने आखिरी पेज के 4 नहीं बताने, आपने ये सारे बताने हैं। और अगर वो कहें बताओ लिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा से क्या करती है, वो एंड वाले बताने हैं। तब ये 3 कैटेगरीज हैं। हर कंपनी 3 कंटेंट्स लाजमी देगी। पहला पेज जो कि हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, पब्लिक प्राइवेट दोनों कैटेगरीज पे। आप कंपनी के बिजनेस अफेयर्स कैसे चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, कंपनी इस दफ़ा कोई डिविडेंड वगैरह दे रही है या नहीं दे रही उसके बारे में बताएंगे, और अगर डिविडेंड नहीं दे रही या किसी भी किस्म के कोई रिजर्व वगैरह में कोई मूवमेंट है, कोई रिजर्व एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो वो बताएंगे। भाई एक आम यूज़र को क्या चाहिए साल के एंड पे, वो देखना चाहता है मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, मेरी कंपनी कैसी चली, और इस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे मुझे दिया या रिजर्व्स में डाल दिया। तो यही 3 बातें लिखी हुई हैं, बिजनेस अफेयर्स, डिविडेंड है या नहीं है, और रिजर्व्स में क्या मूवमेंट है। तो ये 3 बातें हर कंपनी को चाहिए, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। अब अगर पब्लिक कंपनी और उनकी सब्सिडरी हुई तो उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट में पीछे वाले 3 तो होंगे ही, ये एडिशनल कंटेंट्स भी आ जाएंगे। एडिशनल कंटेंट्स आप अपने डायरेक्टर्स के नाम बताएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में साल में कोई चेंज हुई है तो आप उसके बारे में बताएंगे, साल के दौरान कोई मटेरियल चेंजेस आपके बिजनेस में, आपकी होल्डिंग के बिजनेस में, आपकी सब्सिडरी के बिजनेस में, या जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां कोई चेंज आई है वो बताएंगे। अगर ऑडिटर भाई कोई कीचड़ उछाल के चले गए हमारे अकाउंट्स पे, अगर उसने कोई रिजर्वेशन शो की है, कोई ऑब्जर्वेशन बताई है, तो उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि जी वो उसने ये कहा था उसका ये मतलब था। अर्निंग पर शेयर बताएंगे कि टोटल प्रॉफिट इतना है, टोटल शेयर्स इतने हैं, तो पर शेयर हमें इतनी अर्निंग हुई है, और अगर कंपनी लॉस में गई है तो रीजन बताएंगे लॉस की क्यों। शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताएंगे, हमारे छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं, बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं, कितनों के पास कम शेयर्स हैं, कितनों के पास ज़्यादा शेयर्स हैं। देन अगर होल्डिंग कंपनी हमारी कंपनी की मुल्क से बाहर है तो आप बताएंगे उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है।
अगर हमने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट वगैरह में डिफॉल्ट किया तो वो भी बताना होगा, हमारी कंपनी में क्या क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ हैं वो सब हमने बताना है। और मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, आपने तो रट्टा मारना है, लेकिन बहरहाल ये वो कंटेंट है जो एडिशनल तो पब्लिक और उनकी सब्सिडी ने पिछले 3 भी देने हैं भी, और ये वाले भी देने हैं। और खुदा ना खास्ता अगर लिस्टेड हुई जो कि ICAP के अक्सर सवालों में होती है, तो उसमें वो वाले 3, उससे अगली वाली स्लाइड पे 10, 11 और ये वाले 4 कि लिस्टेड कंपनी हुई तो मजीद एडिशनल कंटेंट, वो ऑल वाले कंटेंट 1 वाले प्लस पब्लिक वाले वो जो 2 पेज था और ये 3 पेज, ये 4 चीज़ें भी। ये अपने मेन ट्रेंड और फैक्टर्स बताएंगे कि हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही, हमारी कंपनी ने इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया। अब यहाँ बात हो रही है थोड़ी शशके वाली, लिस्टेड कंपनियां तो अब आप बता रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ हमने ऐसा किया, हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूं करके अदा की, हम लोगों का जो जिम्मेदारी थी इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे रखने की हमने उसको सही से निभा दिया। तो बेसिकली आप ये वाली बात करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टर रिपोर्ट को कौन साइन करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो फाइनेंशियल्स वाला याद किया हुआ है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर रिपोर्ट के ऊपर साइन कर देगा। तो टेक्निकली डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए, और इस पर साइन कौन करता है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी को SEC कभी भी कह देगा कि डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक और चीज़ भी अटैच करो, वो होगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। क्या होगी, कैसी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि कोड 2019 है जिसने हमें बताया है, लेकिन आपने फिलहाल उसको इग्नोर कर देना है। डन। कि जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपना ईयर एंड करेगी, वो अपने ईयर एंड पे अपनी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको अपने साथ कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप लेवल की बना रही होगी। जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ, जब भी कोई होल्डिंग कंपनी अपना ईयर एंड करेगी तो वो अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरीज के ईयर एंड को अपने साथ जोड़ के एक कंसोलिडेशन करेगी और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ग्रुप लेवल पे बना रही होगी। ये जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं ये 4th स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको फॉलो करेंगे। जो भी तरीका उन्होंने कंसोलिडेशन का बताया हम उसको साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे। अब इसमें एक सिनेरियो ये आता है कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसका ईयर एंड है से जून 30, और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम नहीं है। सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड आ जाता है फर्ज करें दिसंबर 31। हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन वहां पे होगी जहां होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम हो, लेकिन अगर ये दोनों सेम ना हो तो होल्डिंग कंपनी पलट के सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को देखेगी। अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड्स के दरमियान 90 डेज से ज्यादा का गैप है, होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करेगी। अगर तो दोनों का ईयर एंड सेम है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं दोनों का ईयर एंड कॉन्साइड कर गया। अगर दोनों का ईयर एंड कॉन्साइड नहीं कर रहा तो होल्डिंग कंपनी पलट के सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को देखेगी। अगर दोनों के ईयर एंड में मोर देन 90 डेज का डिफरेंस है तो फिर सब्सिडरी के ईयर एंड से लेके होल्डिंग के ईयर एंड के दरमियान के इंटरम अकाउंट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स अवेलेबल होंगे, होल्डिंग कंपनी इस डेट पे एक इंटरम क्लोजिंग करेगी अपनी। बात पिक कर रहे हैं। हमने ये बात कर दी है कि ग्रुप अकाउंट्स बनाने के लिए आपको सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों के अकाउंट्स चाहिए। अब सब्सिडरी के अकाउंट्स और होल्डिंग के अकाउंट्स सेम ईयर एंड पे एंड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंसोलिडेट कर दें। मगर अगर ऐसा नहीं है तो आप पलट के देखें, अगर तो 90 डेज से बड़ा डिफरेंस है, जो कि ज्यादातर होगा, ज्यादातर क्वार्टर का डिफरेंस होता ही है, तो फिर सब्सिडरी के ईयर एंड से होल्डिंग के ईयर एंड के दरमियान एक इंटरम क्लोजिंग होगी और उस दरमियाने टाइम के इंटरम अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ग्रुप अकाउंट्स इसी डेट के बनेंगे, जून 30 के ही बनेंगे। तो जून 30 तक का होल्डिंग का सारा 12 महीने और सब्सिडरी कंपनी के कुछ ऑडिटेड में से उठाए जाएंगे और कुछ अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन में से जो इंटरम क्लोजिंग हुई है यहाँ से उठाया जाएगा। फॉर कंसोलिडेशन पर्पज एक वर्किंग बनेगी। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो आप लोगों ने IAS के अंदर देखा हुआ है कि हम उसको किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, हम उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे और फिर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर उस ग्रुप के ऊपर ऑडिट करेगा। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर ही ये जो ग्रुप के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे इनका ऑडिट करेगा। तो हर होल्डिंग कंपनी, हर वो कंपनी जो होल्डिंग की डेफिनेशन में अपने ईयर एंड पे अपने इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल तो देगी ही देगी, अपने ग्रुप के अकाउंट्स भी देगी। और आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि अगर होल्डिंग कंपनी है तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट में ग्रुप के अफेयर्स भी बताएगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मजीद बात, आपने इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तमाम बातें डिस्क्लोज करनी है जो कि यूजर्स को पता होनी चाहिए। सब्सिडरी के अकाउंट्स में फर्ज करें क्वालिफिकेशन डली हुई थी, जब मैंने ग्रुप के अकाउंट्स बनाए तो मटेरियलिटी इतनी बड़ी थी ही नहीं उसकी। ग्रुप के अकाउंट्स में वो इशू जिसपे सब्सिडरी पे मैंने क्वालिफिकेशन डाली थी, ग्रुप अकाउंट्स में वो एक लेस मटेरियल इशू है। ऐसे में उन्होंने कहा आप ग्रुप के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सब्सिडरी के अंदर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह डली है या कोई नोट और सेविंग है जो कि किसी खास मैटर की तरफ अटेंशन कर रहा है, लॉ है बेचारे आराम से लिख सकते थे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मगर बेचारों ने अपनी लॉ की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की कि किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन सब्सिडरी वगैरह की रिपोर्ट में मौजूद हो तो, या किसी भी किस्म का कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर वगैरह अगर मौजूद हो तो ग्रुप के अकाउंट्स में उनका जिक्र किया जाएगा। शायद ग्रुप के ऑडिट में वो इमैटेरियल हो जाएं, लेकिन ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोज जरूर होगा कि अगर कहीं सब्सिडरी के अंदर कुछ इस तरह का मामला था। साइन वही लोग करेंगे ग्रुप अकाउंट्स को जिन्होंने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया था होल्डिंग कंपनी के। अकाउंट्स फाइल करने की और बाकी सारी रिक्वायरमेंट मोटाटिस मोटांडिस अप्लाई होंगी। मोटाटिस मोटांडिस हम कहते हैं एज इट इज सब्जेक्ट टू थोड़ी बहुत चेंजेस, यानी कि वही रिक्वायरमेंट एज इट इज अप्लाई होंगी, बस जहां जहां लिखा था हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां लिखा होगा हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी अकाउंट्स और फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे भी आईनी ही वैसे ही अप्लाई हो जाएंगी। हमने कहा कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एज इट इज अप्लाई करेंगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप डिस्क्लोज कर देंगे उन सारी क्वालिफिकेशंस को या मॉडिफिकेशंस को जो कि सब्सिडरी के अकाउंट्स में डली हुई है। डन। हम इस वक्त अकाउंट्स बनाने की बात देख रहे हैं, ऑडिटर क्या करेगा वो एक अलग चक्कर है, हम अकाउंट्स बनाते हुए क्या करेंगे। हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड सेम होना चाहिए, आइडियली कोइंसाइड करना चाहिए। अगर दोनों का ईयर एंड कोइंसाइड कर रहा है तो इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो लॉ ने हमें ऑप्शन दिया है कि एसईसीपी रजिस्ट्रार हमें फैसिलिटेट करेंगे एक्सटेंडेड एजीएम्स कराने की, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अकाउंट्स बनाने की, और वो जो पिछले 12 महीने वाले रूल्स और 120 दिन वाले रूल्स हैं उन सबको इग्नोर करते हुए वो हमें हर तरह से सपोर्ट करेंगे अगर हम अपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड को कोइंसाइड करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का ईयर एंड कोइंसाइड करने की हमारी नीयत है तो वो हमें हर मुमकिन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो बड़े अरसे से किताब में था लेकिन हमारे सिलेबस ने उसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, रिसेंटली आईकेएप ने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब जब आप ये पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना क्या होती हैं, बाकी और चीजें किस तरह से हैं, सालाना डिविडेंड का क्या मामला है, फलाना किस तरह से, फलाना किस तरह से, तो देयर अराइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। हर कंपनी सालाना अपने मेंबर्स की एक डिटेल भी फॉरवर्ड कर रही होती है अथॉरिटीज को। तो सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, एनुअल रिटर्न क्या चीज है। हम ये कहते हैं कि वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल है और वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, दोनों इसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी, हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा गहराई में ताल्लुक नहीं है। जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, वंस इन ईच ईयर, हर साल कम से कम एक दफा प्रिपेयर करेंगी और फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास। एक चीज बनाएंगी और वो चीज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देंगी। वो चीज क्या है? एन एनुअल रिटर्न, एक सालाना रिटर्न, एक सालाना गोशवारा, एक ऐसा कागज जो साल के साल भेजा जाता है, कंटेनिंग पर्टिकुलर्स इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म, एक खास फॉर्म होगा, जैसे मैंने कहा ना फॉर्म ए फॉर्म बी वगैरह, एक खास फॉर्मेट होता है। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, उनको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है। इस फॉर्मेट में आपने एसईसीपी को, रजिस्ट्रार को, जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनको आपने रेलेवेंट पर्टिकुलर्स अपने जमा कराने हैं। दोनों तरह की कंपनियों के लिए डिफरेंट है। किस वक्त तक के अपडेटेड कंटेंट जमा कराने? एज ऑन डेट ऑफ एजीएम। अगर हर कंपनी फॉर एग्जांपल अक्टूबर एजीएम कर रही है तो अक्टूबर की 27 को अगर एजीएम है तो 27 अक्टूबर की दिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपने जमा करानी है। अगर साल गुजर जाता है और एजीएम नहीं होती कोई, तो हमने जो ये सालाना रिटर्न है सालाना जमा करानी है, तो फिर 31 दिसंबर आपका वो बन जाएगा वो डेट जिस पे आपने इसको वो करना है। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई या हुई है हेल्ड एजीएम लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुई और ईयर खत्म हो गया है, तो चूंकि ये एनुअल रिटर्न है तो फिर साल का जो आखिरी दिन है, लास्ट डेट, जो कि 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन देनी है, या तो डेट ऑफ एजीएम तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी है
और अगर साल में एजीएम हुई कोई नहीं, या हुई और अभी कंक्लूड नहीं हुई, अभी एडजर्न हुई हुई और साल खत्म हो जाता है, जो कैलेंडर ईयर है, जो इंसानों का ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर, अकाउंटेंट्स का ईयर नहीं, तो जनवरी से दिसंबर वाला ईयर अगर खत्म हो रहा है और एजीएम अभी आगे की तरफ गई हुई है, तो आपने ईयर एंड पे यानी कि 31 दिसंबर के ऊपर जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो जमा करानी है। अब अगला सवाल, ये इंफॉर्मेशन कब तक जमा करानी है? Annual return shall be filed with registrar within 30 days from the above date। वो जो ऊपर ये जो इन दो में से जौन सी भी डेट है ना, इस जिस वक्त तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये एनुअल रिटर्न जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी को अगर लगे कि हमारे जरा हिसाब किताब ज्यादा है, जरा दिक्कत ज्यादा होगी, वो रजिस्ट्रार को राब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रार से फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंशन मांग सकते हैं 15 मजीद दिन की। तो ज्यादातर कंपनियां 30 दिनों में एनुअल रिटर्न भेजेंगी और लिस्टेड कंपनी जरूरत पड़ने पे ये 30 दिन को बढ़ा के 45 दिन तक ले जा सकते हैं, तो यानी 15 मजीद दिनों की इनको एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, फर्ज करें पिछले साल हमने अपने शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की थी, साल पूरा गुजर गया, ना हमारा एड्रेस चेंज हुआ, ना हमारा कोई भी ऐसी चीज चेंज नहीं हुई जिसका हमने एनुअल रिटर्न में देना होता है, तो क्या अब मैं दोबारा से फाइल करूं? जवाब ये है कि नो नीड टू फाइल रिटर्न अगर कोई पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है पिछले एनुअल रिटर्न से। लेकिन मत जमा कराएं डिटेल, लेकिन इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड तरीके से कि कोई चेंज नहीं है। आप रजिस्ट्रार को बता दें भाई इस दफा कोई चेंज नहीं है, आप पिछले वाले को ही एज रिटेड अपने पास समझ सकते हैं कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई चेंज नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि खामोश होकर बैठ जाना है, रजिस्ट्रार को बताना है कि कोई चेंज नहीं है, आप पिछला डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें रजिस्ट्रार को भी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं बताने के लिए कि हमारा वही पिछला वाला होगा। सिंगल मेंबर कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे कम है, तो उनको तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने ये चीज जमा करानी है, अगर कोई चेंज नहीं है तो जमा नहीं कराना और बस बता देना है कि हमारी कोई चेंज नहीं है, और अगर बहुत छोटी कंपनी है तो फिर तो बताना भी नहीं है। अब इस एनुअल रिटर्न में डाटा कहां से आएगा? वो कह रहे हैं एनुअल रिटर्न बनाते वक्त आपने उस वक्त नया फ्रेश डाटा नहीं डालना, आपने एग्जिस्टिंग कंपनी के रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, फलाना रजिस्टर, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के डालनी है। तो कह रहे हैं कि ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड शैल हैव बीन प्रीवियसली एंटर्ड इन वन और मोर रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी फॉर द पर्पस। जो इसमें इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले किसी ना किसी रजिस्टर में मौजूद होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं एनुअल रिटर्न बनाते हुए आप कुछ नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे और आपके पास पुराना रिकॉर्ड आ रहा हो, आपके रजिस्टर पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन और उसी रजिस्टर से उठ के आपने एनुअल रिटर्न में डाला हो। तो ये सेक्शन था जिसको हमने बड़ा डिटेल में इसका एनालिसिस किया, इसको समझा है, चूंकि रिसेंटली इंक्लूड हुआ है तो इसकी जरा इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपने ये समझ लेना है कि दोनों कंपनियों के लिए हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जरूरी है। डेडलाइन है एजीएम की ड्यू डेट के, एजीएम जिस दिन हो रही है उस दिन की इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर साल गुजरता है बगैर एजीएम के या एजीएम होती है और अभी कंप्लीट नहीं होती और 31 दिसंबर आ जाती है तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन है, इस वक्त तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन। इन दो में से जौन सी भी डेट होगी जो आपके लिए ड्यू होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को चीज जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी 15 दिन तक की मजीद एक्सटेंशन ले सकती है, और हमने कहा कि ये इसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर आपको जरूरत नहीं है फाइल करने की, लेकिन बताने की जरूरत है। और एसएमसी और 3 मिलियन तक के शेयर कैपिटल की प्राइवेट कंपनी को तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन किसी ना किसी रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट हुई हो, तो दैट वाज द ओवरऑल मैप ऑफ दिस सेक्शन।